F8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 89। बैठ से भाई जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की बैठ से असाइनमेंट करके आया करें। आज हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अपने रिमेनिंग कुछ एरियाज को डिस्कस करेंगे और अहम चीज तो इसके बाद होगी एरियाज को डिस्कस करने के बाद, और वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर 10 में हम जिन एरियाज को अब कवर करने जा रहे हैं जो हमारे रह गए हैं वो है सेल्स, परचेजेस, पेरोल, एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स। छोटे छोटे एरियाज हैं ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल सिलेबस में तो इंक्लूड करना पूछ सकता है वो। ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स आसान वाला पहले कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी बुक्स से मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी बुक का मतलब है वो बुक्स जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, किसी भी कंपनी ने मेंटेन करनी है। ये आपने सी लॉ में पढ़ा होगा कैफ 7 में कि एक कंपनी ने कुछ बुक्स मेंटेन करनी है, कुछ रिकॉर्ड रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। वो कौन कौन सी बुक्स या रजिस्टर है? जैसे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम, ये डिफरेंट रजिस्टर होते थे ना। रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, ठीक है। तो ये सारे रजिस्टर ये स्टैट्यूटरी बुक्स कहलाते हैं। स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब क्या? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है। हमने एज ऑडिटर इनका ऑडिट कैसे करना है, ये तो आपको एग्जांपल दी ना कि स्टैट्यूटरी बुक्स होती क्या है। हमने इनका ऑडिट कैसे करना है, सिर्फ दो चीजें देखनी है। पहली चीज, क्या ये बुक्स मेंटेन हो रही हैं? दूसरी चीज, क्या ये बुक्स अप टू डेट हैं कि नहीं। बस इसके साथ ही ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स खत्म। स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब क्या है? वो बुक्स जो कि लॉ रिक्वायर करता है कंपनी ने मेंटेन करनी है। एग्जांपल्स क्या है इनकी? रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम। याद है इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में एक्सेप्शन होती थी। तो ये सारे रजिस्टर ये लॉ रिक्वायर करता है, इसे स्टैट्यूटरी बुक्स कहते हैं। हमने इसके ऑडिट में क्या चेक करना है? पहली चीज, ये बुक्स मेंटेन हो रही है कि नहीं, और दूसरी चीज अप टू डेट है कि नहीं। इसकी कहानी तो खत्म। फिर बात सेल्स और परचेजेस। पहले सेल्स। अच्छा, सेल्स का एरिया भी हमने अब वेरीफाई करना सीखने लगे। सेल्स को किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन याद रखें हमारे सिलेबस में उसने जनरल प्रोसीजर बताए हैं सेल्स को कैसे वेरीफाई करना है। प्रैक्टिकली जो जिस तरह की कंपनी होगी ना, उस लिहाज से सेल्स को वेरीफाई करने के लिए कुछ डिफरेंट या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी एग्जांपल्स में अपने सामने रख रहे हैं एक टिपिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या रिटेल कंपनी, टिपिकल कंपनी। सबसे पहले सेल्स को वेरीफाई करना है, उसकी रेलिवेंट असर्शन में क्लासिफाई करें। सेल्स में कितनी असर्शन एप्लीकेबल हैं? 6 असर्शंस। कौन कौन सी याद है आपको? कंप्लीटनेस, अकरेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो चेक कर लीजिए क्या यही 6 असर्शंस है? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। फिर आपने हर एक का एक एक प्रोसीजर बता देना कि ये असर्शन किस प्रोसीजर के जरिए से वेरीफाई होगी, ये असर्शन किस प्रोसीजर के जरिए से वेरीफाई होगी। जैसे अगर हम अकरेंस की बात करें, अकरेंस की असर्शन कैसे वेरीफाई होती है? जब हम रिकॉर्डेड अमाउंट्स को सेलेक्ट करते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्डेड, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट सैंपल ऑफ सेल्स इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट एंड चेक एंड इंस्पेक्ट स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखते हैं, चेक विद सेल्स एग्रीमेंट, गुड डिस्पैच नोट, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट। यानी प्रोसीजर स्टार्ट कहां से किया? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल्स इनवॉइसेस रिकॉर्ड, यानी जो सेल्स रिकॉर्ड हुई है टी अकाउंट में उसका सैंपल सेलेक्ट करके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करना है। ये है अकरेंस। और अगर कंप्लीटनेस को चेक करना हो फिर क्या करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ स्पोर्टिंग यानी गुड डिस्पैच नोट, और उसको चेक करना है हमने एंड इंस्पेक्ट एंड एग्री एंड ट्रेस इनटू सेल्स अकाउंट। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड ट्रेस इनटू सेल्स अकाउंट। गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। और एक और भी प्रोसीजर है, आप सेल्स ऑर्डर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर भी तो एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, तो सेल्स ऑर्डर का सैंपल सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या इस सेल्स ऑर्डर की जो सेल्स होनी चाहिए थी वो हुई कि नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होता है? गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करना, क्योंकि कुछ सेल्स ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनकी ड्यू डेट हो सकता है या डिलीवरी डेट जो है वो 2-3 महीने के बाद की हो, इस वजह से उनके
रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन गुड डिस्पैच नोट तो वो चीजें होती हैं जो कि कंफर्म है हमें, जो हमने डिस्पैच कर दी हुई है और उनकी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें कंप्लीटनेस में उसने ये कहा है कि सेल्स ऑर्डर्स का सैंपल सेलेक्ट करके देखो जितने भी सेल्स ऑर्डर हैं उनकी गुड्स डिस्पैच हो गई कि नहीं। ये प्रोसीजर हमें क्या बता रहा है कि सेल्स ऑर्डर का सैंपल सेलेक्ट करके देखो गुड डिस्पैच नोट बना के नहीं, यानी ये सिखा ये रहा है, चेक ये कर रहे हैं हम इसमें कि जितने भी सेल्स ऑर्डर कस्टमर के साथ एग्री किए थे डिस्पैच कर दिए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई सेल्स ऑर्डर डिस्पैच करना भूल गए हो। और ये वाला दूसरा प्रोसीजर क्या सिखा रहा है कि सैंपल सेलेक्ट करना है JDN का और चेक करना है सेल इनवॉइस रिकॉर्ड हुई कि नहीं सेल्स अकाउंट में। ये क्या बता रहा है कि जितने भी गुड्स डिस्पैच किए हैं सबकी रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आप चाहे ऑर्डर से सेलेक्ट करके रिकॉर्डिंग तक पहुंचे, कंप्लीट साइकिल कवर कर ले, या सिर्फ JDN का सैंपल बता दे, दोनों कंप्लीटनेस से रिलेटेड है। इन दोनों में ज्यादा क्रिटिकल ये है, ज्यादा, क्योंकि इसकी वजह से अकाउंट्स में मिस स्टेटमेंट होती है। इसकी वजह से कंट्रोल वीकनेस तो है, अकाउंट्स में मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इस प्रोसीजर से हमें यह पता चलेगा कि वो कौन से सेल्स ऑर्डर है जिनकी गुड्स डिस्पैच नहीं की। बहरहाल ये दोनों प्रोसीजर समझ आ गए, दोनों में क्या फर्क है। एक ही साइकिल के आधे हिस्से को ये कवर कर रहा है, आधे हिस्से को ये, और हमारा ये ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एंट्री होती है JDN की बेस पे होती है। अच्छा, ये हो गया अकरेंस और कंप्लीटनेस। अगली सेशन कौन सी है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ताल्लुक किसी से है? कैलकुलेशन से, अमाउंट से किए कि नहीं। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो सेल इनवाइस है उनमें जो भी अमाउंट्स यूज हुई हैं, रेट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो करेक्टली कैलकुलेट किए गए कि नहीं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। एक्यूरेसी में क्या कह रहे हैं? मैथमेटिकल एक्यूरेसी, कैलकुलेशंस। ठीक है, इनवाइस का सेलेक्ट करना है, लेकिन ये नहीं देखना कि इनवाइस का गुड डिस्पैच नोट मौजूद है कि नहीं। ये नहीं देखना, ये नहीं देखना इनवाइस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। ये नहीं देखना, क्या देखना है? इनवाइस की कैलकुलेशन, अमाउंट ठीक कैलकुलेट हुई है कि नहीं। यह है एक्यूरेसी। और कट ऑफ में क्या करते हैं? अच्छा, ये तो कट ऑफ का मतलब है ना, ये तो कट ऑफ का अजर्शन का मतलब आप समझा रहे हैं कि ये इंश्योर करना रेलिवेंट ट्रांजैक्शन अपने रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुई कि नहीं। ये तो मतलब है। इस प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे करें? 31 दिसंबर यानी ये एंड पे लास्ट गुड डिस्पैच नोट का नंबर नोट करेंगे। वो क्या होगा लास्ट गुड डिस्पैच नोट का नंबर? कोई बता दे रैंडम। 611 सेलेक्ट नोट कर लिया हमने। अब अगर हमारे पास बाद में इनकम स्टेटमेंट बन के आए और उसमें 612 नंबर की ट्रांजैक्शन भी हो, 613 की भी ट्रांजैक्शन हो, हम बगैर डिटेल में ट्रांजैक्शन को देखे सर्कल लगा के क्लाइंट को कहेंगे इसको रिवर्स करवाओ। क्यों? ये तो जनवरी की ट्रांजैक्शन है। और जब हम अगर सारी आपकी इनवॉइसेस सीक्वेंशली प्री नंबर्ड है और हमने टी काउंट देखा उसमें 611 तो थी, 610 भी थी, 607, 8 और 9 नहीं थी, तो हम फौरन उन्हें कह देंगे भाईजान 607, 8, 9 किधर है। वो कहेगा सर वो तो अगले साल की ट्रांजैक्शन है। हम कहेंगे नहीं इसी साल की है, हमने लास्ट 31 दिसंबर को 611 नंबर लास्ट चेक किया था। तो इसका मतलब है 611 पे तब पहुंचे हैं जब 607, 8, 9 रिकॉर्ड हो गई है तो पहुंचे हैं ना। तो कट ऑफ कैसे परफॉर्म किया जाता है? लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर को सेलेक्ट करके इंश्योर किया जाता है इससे प्रीवियस वाले इसी ईयर में रिकॉर्ड हो और इससे नेक्स्ट वाले नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हो। यह है कट ऑफ टेस्ट। तो फिर डॉक्यूमेंट कौन से यूज करने हैं जिसपे कट ऑफ परफॉर्म करना है? सेल्स के केस में JDN। क्लासिफिकेशन में क्या करना है? स्कैन लेजर का मतलब क्या है? सेल्स का टी काउंट स्कैन करें, उसमें कोई अनयूजुअल आइटम्स नजर आ रही हैं। सेल्स के काउंट में अनयूजुअल आइटम्स क्या हो सकती हैं? ये रेंट पे बड़ी अमाउंट, वो अनयूजुअल हो सकती है, या उसके अकाउंट में सेल्स अकाउंट में जो डेबिट ट्रांजैक्शंस है, डेबिट ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न का अलग टी काउंट होता है, सेल्स रिटर्न का अलग टी काउंट होता है ना। तो सेल्स में डेबिट बैलेंस जो हो, डेबिट ट्रांजैक्शन होंगे वो अनयूजुअल है। तो ये लेजर को स्कैन करने से अनयूजुअल आइटम्स आइडेंटिफाई हो जाए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अच्छा, सेल्स से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड है जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताता हो? IFRS 15 और रेवेन्यू रिकग्निशन के हवाले से गाइड करता है। नहीं पता चले बहरहाल, तो हमें कोई बात, हमें IFRS 15 से क्या कर, हम सिंपल ये कहेंगे कि इंश्योर दैट ऑल डिस्क्लोजर्स हैव बीन रिक्वायर्ड बाय IFRS हैव बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर नंबर आता है तो लिख दे, बहुत अच्छा हो जाएगा प्रोसीजर आपका। IFRS 15 का कहा है आपने, हाँ, जो रेवेन्यू से रिलेट करता है। नहीं तो सिंपल IFRS लिख दे, वो भी सफिशिएंट है। प्रोसीजर हो गया डिस्क्लोजर क्लियर।
अब एक ब्लैंक पेज निकाले फटाफट, और क्या करना है, शाबाश, आइए समझना शुरू हो गए आडिडा, शाबाश, हाँ करें। परचेजेस, आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में आपने परचेजेस के प्रोसीजर बताने हैं। सेम नहीं है, सेम एज अबव नहीं है, थोड़ा बहुत। फटाफट लिखना शुरू करते हैं, मैं साथ साथ चेक कर रहा हूं। जल्दी जल्दी करें, मैं जरा हाइब्रिड में चेकिंग कर रहा हूं। जी भाई, क्या असाइनमेंट दिया अभी, क्या करने को? हाँ शाबाश, जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। देख के लिख ले, नहीं नहीं बुक में से नहीं देखना, वो सामने बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। तो इससे परचेज बनाए ना, जैसे डेटर से क्रेडिटर के बनाए थे। सेलेक्ट सैंपल ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट की बजाय यहां पे लिख ले रिकॉर्डेड परचेज इनवॉइसेस, स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड अमाउंट का वर्ड तो जनरल है ना। जब हम रिकॉर्डेड सेल इनवॉइसेस का वर्ड यूज कर, परचेज इनवॉइसेस का वर्ड यूज कर लेंगे, वो स्पेसिफिक वर्ड हो जाएगा। हाँ शाबाश, इन्होंने अच्छा किया, पहले असर्शन लिख ली सारी। नहीं आपने अच्छा नहीं किया। क्या चीज अच्छी नहीं की, आप बताइए, साथ वाले स्टूडेंट इनका बताइए, इन्होंने क्या क्या गलती की है? असर्शन नहीं लिखी, शाबाश। दिखाइए अकरेंस, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ रिकॉर्डेड परचेज इनवॉइसेस एंड वाउच बैक विद परचेज। परचेज इनवॉइसेस को तो सेलेक्ट किया है, तो वाउच विद गुड रिसीट नोट, शाबाश। एंड परचेज ऑर्डर एंड सप्लायर इनवॉइस भी लिख सकते हैं, सप्लायर इनवॉइस, क्योंकि परचेज इनवॉइस हम बना रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस वो जो सप्लायर ने बिल भेजता है ना सप्लायर, उसे सप्लायर इनवॉइस कहते हैं। पर परचेज इनवॉइस भी ठीक है। सेलेक्ट लास्ट जीआरएन कट ऑफ, सेलेक्ट, ठीक है, या नोट कर लें, नोट लास्ट जीआरएन। occurrence obtain the supporting document of purchase that is GRN and check that recording in T count। नहीं भाईजान, और नहीं है, ये क्या गलती है इसमें? occurrence में इन्होंने लिखा occurrence के सेशन में obtain the supporting document of purchases that is GRN and check recording in T count। ये कंप्लीटनेस है, और सैंपल भी नहीं लिखा, सैंपल भी नहीं लिखा, और कंप्लीटनेस की assertion है जो आप बता रहे हैं। परचेजेस इन्होंने क्या गलती की? अब भाईजान इन्होंने क्या गलती की है? आई के अपने जब असर्शंस दी हुई हैं इस एरिया में, तो असर्शंस क्यों नहीं लिखी? जी जी, क्या इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म सेल्स में हो सकता है? सेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म हो सकते हैं, आप वो अकरेंस या कंप्लीटनेस में लिख सकते हैं, कंप्लीटनेस में लिख लिया एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन उस वक्त सेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं जब सेल की प्राइस जो यूनिट प्राइस वो फिक्स रहे, तो आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइस वेरी कर रही है, यानी निगोशिएशन बार्गेनिंग के बाद प्राइस डिसाइड होती है, फिर नहीं। अकरम शाबाश शाबाश। ठीक है शाबाश। कंप्लीटनेस कट ऑफ, ठीक है, दर्शन बताएं, यहाँ प्रोसीजर बता दिया। अकरस का परचेज सेलेक्ट किया, इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है शाबाश शाबाश, ठीक ठीक है, बट ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया, यानी से परचेजेस का प्रोसीजर एग्जैक्टली अपोजिट है सेल्स के। ये देखें, ये है, आपने जब प्रोसीजर को सीखा, सिर्फ रटा नहीं लगाया, सीखा हुआ तो आप इसका, आपको मैंने एक एरिया पढ़ाया भी नहीं है और आपने उसके प्रोसीजर खुद से लिख लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल याद नहीं। जो आई कैप ने दिया है फिक्स एसेट्स के सबसे अहम स्पेशल वाले एरियाज, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा 18 है, स्पेशल एरियाज वाला। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, इंटेंजिबल वाला, टेंजिबल वाला, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, क्योंकि लीगल केसेस का अक्सर पूछ लेता है, इन्वेंट्री वाला, ये अहम है। इनके तो जरूर आपने रेट लगा लेने ना। क्लासिफिकेशन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं, वो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में आ सकते हैं कि जो सेल्स या परचेजेस रिलेटेड पार्टी के साथ है उनको अलग से डिस्क्लोज किया जाए। रिलेटेड पार्टी वाली बात आप क्लासिफिकेशन में नहीं बल्कि किस में लिखें, प्रेजेंटेशन में।
क्योंकि उसका डिस्क्लोजर आता है ना। जी भाई क्या पूछ रहे थे आप? अकरेंस, अकरेंस का मतलब है जो रिकॉर्डेड परचेजेस हैं, परचेज इनवॉइसेस रिकॉर्डेड, उनका सैंपल सेलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे रिलेटेड जीआरएन, रिलेटेड परचेज ऑर्डर। अगर वो जीआरएन मौजूद है इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन सही अकर हुई है, जो रिकॉर्ड हुई वो अकर हुई है। हाँ वो कह रहा है, हाँ एक चीज, असल में कुछ जगहों पे सिस्टम मैनुअल होता है और कुछ जगहों पे सिस्टम ऑटोमेटेड होता है। ये पुरानी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज है? कुछ सुन ले जो क्वेश्चन पूछा मैं आंसर कर देता हूं। कुछ बिजनेस मैनुअल सिस्टम यूज करते हैं, वो जो इनवॉइसेस बनाते हैं, जो ऑर्डर होते हैं वो मैनुअल होते हैं, और कुछ कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। क्या ये रहा कि आपका एग्रीमेंट हुआ किसी पार्टी के साथ, सेल्स एग्रीमेंट या परचेज एग्रीमेंट, वो मोस्ट प्रोबेबली किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हुआ होगा ना। एग्रीमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। आपने उसे सिस्टम में एंटर करना है जब मैनुअली सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर को, जो मैनुअली एग्री हुआ है, अगर तो एग्री ही सिस्टम में हुआ है, सिस्टम के जरिए से हुआ है, बाजू का टेम्पलेट्स बने होते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी एंटर करके ईमेल भेज देते हैं। अगर तो एंट्री ही बाय डिफॉल्ट सिस्टम में हुई है फर्स्ट एंट्री, तो फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले मैनुअली ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एग्री किया गया है और बाद में सिस्टम में उसको एंटर किया गया है, तो हमने एक एडिशनल स्टेप के तौर पे जहां पे ये देखना होता है ना कि क्वांटिटी, रेट्स वगैरह वो जो एंटर हुए हैं सिस्टम में परचेज ऑर्डर उसके मुताबिक हो, वहां पे हमने ये भी देखना है कि मैनुअली जो सेल्स या परचेज ऑर्डर है और जो सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ है ये सेम है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैनुअली हार्ड फॉर्म में सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर है, उसमें क्वांटिटी रेट कुछ और हो, जो सिस्टम में एंटर किए गए हैं उसमें क्वांटिटी रेट कुछ और हो, क्योंकि बाद में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो फिर सिस्टम में एंट्री के हिसाब से होनी है। तो जब कभी मैनुअल डाटा सिस्टम में एंटर हो रहा हो उसमें गलती का चांस होता है, कोई रेट क्वांटिटी गलत एंटर ना हो गई हो। तो हमने सेल्स या परचेज में एक स्टेप ये भी है, या आप एक्यूरेसी में लिख सकते हैं कि सैंपल सेलेक्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर, जो मैनुअल सेल्स ऑर्डर है, और उनको चेक करेंगे सिस्टम में जो एंट्री की गई है वो ठीक की गई है कि नहीं की गई। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारा एरिया है पेरोल, बल्कि पेरोल से पहले एक्सपेंसेस कर लेते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से है। अच्छा, अब इसमें ये एक्सपेंस कौन सा वाला? ये हर वो एक्सपेंस है सिवाय उन एक्सपेंसेस के जो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। जैसे इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शामिल नहीं है, वो अलग डिस्कस हुआ है। इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस शामिल नहीं है, अलग डिस्कस हुआ है। इसमें सैलरीज एक्सपेंस शामिल नहीं है, वो अलग। बाकी हर तरह का एक्सपेंस, आई कैप, किसी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ, एडवर्टाइजमेंट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ, किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ, किसी भी एक्सपेंस के, तो आपने ये प्रोसीजर लिखने हैं। रूल बड़ा सिंपल है, क्या? असर्शंस लिखने और उसके बाद एक एक प्रोसीजर लिख दें, और ये जनरल फॉर्म में ही आप लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस और बहुत से हो सकते हैं। ये जो अप्रोच है ये आपके सारे एक्सपेंसेस के लिए है, लेकिन सारे उन एक्सपेंसेस के लिए जो अदर देन स्पेसिफाइड है। यानी पेरोल एक्सपेंस में आप ये अप्रोच यूज नहीं कर सकते, वो उसने लादा से बताया। एक्यूरेसी, एक्सपेंसेस की एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? पहले सैंपल तो सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ बिल्स, इनवाइसेस एंड चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन कैसे चेक करेंगे? स्कैन जीएल। और डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेशन एज पर IFRS। अकरेंस कैसे चेक करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन टी अकाउंट एंड इंस्पेक्ट रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? वो एक्सपेंस के लिहाज से हो सकते हैं, बिल्स वगैरह होंगे। तो उसी अप्रोच के मुताबिक जो सेल्स में यूज की, जो परचेजेस में यूज की, उसी अप्रोच के एक्सपेंसेस। लेकिन ये बाकी के एक्सपेंसेस पे तो अप्रोच चलेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं, डेप्रिसिएशन पे नहीं, सैलरीज पे नहीं। क्यों नहीं? सेपरेट डिस्कस किया हमने। एग्जैक्टली आई कैप को फॉलो करना। कंप्लीटनेस कैसे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्ट रिकॉर्डिंग इन टी अकाउंट। कंप्लीट वही अप्रोच है, सिर्फ बदलता क्या है? आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बदलता है। वो रिपेयर में कुछ और होगा, एडवर्टाइजमेंट में कुछ और होगा, बाकी के एक्सपेंस में कुछ और होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट चेंज होता है, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। हमारी अप्रोच सेम रहती है।
जैसे सेल्स और परचेजेज में हमारी अप्रोच सेम है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हुए हैं। वो जीआरएन की बजाय जीडीएन, जीडीएन की बजाय जीआरएन, अप्रोच तो हमारी सेम है। कहां से सैंपल उठाना है, कहां चेक करना है, सिमिलर अप्रोच हमारी एक्सपेंसेस में। क्लियर? प्रीपेड, हाँ नहीं समझे, हाँ अक्रूड प्री, हाँ अक्रूवल और प्रीपेमेंट नहीं, वो तो लैदा हमने किया ना। अच्छा, बल्कि अच्छा किया क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा, अगर वो एग्जाम में एक्सपेंसेस का सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे वो कुछ और है, अक्रूड एक्सपेंसेस के पूछे वो कुछ और है, और प्रीपेड एक्सपेंस के पूछे वो कुछ और है। असल में जब वो अक्रूड एक्सपेंस के प्रोसीजर पूछेगा ना, तो वो अक्रूड एक्सपेंस के प्रोसीजर नहीं पूछ रहा, वो एक्सपेंस के प्रोसीजर नहीं पूछ रहा, वो अक्रूवल्स के प्रोसीजर पूछ रहा। अक्रूवल जाहिर एक्सपेंसेस की होती है। जब वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के प्रोसीजर पूछ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, तो वो एक्सपेंसेस के प्रोसीजर नहीं पूछ रहा, प्रीपेमेंट्स के प्रोसीजर पूछ रहा है, क्योंकि प्रीपेमेंट एक्सपेंसेस की होती है। ठीक है? तो अगर वो आपसे अक्रूड सैलरीज के प्रोसीजर पूछे, तो मुझे बताइए सैलरीज पेरोल के प्रोसीजर लिखेंगे, एक्सपेंसेस के प्रोसीजर लिखेंगे कि अक्रूवल्स के प्रोसीजर लिखेंगे? गलत। अक्रूवल्स फॉर एक्सपेंसेस अलहदा थे और अक्रूवल फॉर पेरोल ये अलहदा था। तो आप जनरल अक्रूवल फॉर एक्सपेंसेस के प्रोसीजर नहीं लिखेंगे, पेरोल के अक्रूवल के प्रोसीजर अलहदा बताए थे ना, कि मिक्स थे, अलहदा बताए थे। हाँ, उसमें क्या लिखा था, उसने कि आखिरी महीने के साथ कंपेयर करें। ठीक है, रीजनेबलनेस उसकी नहीं आती। तो एक्सपेंसेस के प्रोसीजर अलहदा है, पेरोल एक्सपेंसेस के अलहदा। उसी तरह अक्रूवल फॉर एक्सपेंसेस के प्रोसीजर अलहदा है और अक्रूवल फॉर पेरोल के अलहदा। अब अक्रूवल फॉर पेरोल कर लें, सॉरी पेरोल एक्सपेंसेस, पेरोल अक्रूवल फॉर पेरोल तो कर चुके हैं। पेरोल एक्सपेंसेस में पहले तो सोचिए आप वेरीफाई क्या करने जा रहे हैं, क्लाइंट की इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर पेरोल एक्सपेंसेस है। ठीक है? अच्छा, पेरोल एक्सपेंसेस के बारे में कैसे पेरोल प्रिपेयर होती है, इसका आइडिया है कोई आपको? कंपनीज में हर एम्प्लॉय, दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक वो जो मंथली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, एक वो जो ऑरली रेट पे काम कर रहे होते हैं। हम फिलहाल मंथली बेसिस की बात करते हैं। कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका मंथली एग्री हुआ है, सैलरी इतनी मिलेगी। हर मंथ एंड में जब उनकी सैलरी शीट प्रोसेस होती है ना हर एम्प्लॉय की, तो अकाउंटेंट क्या करता है कि बड़ी सी एक्सेल की शीट बना लेता है। उसमें पहले एम्प्लॉयज के नाम लिखता है, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 5 6 है, जितने भी 150 200 250 जितने भी है। आगे उनकी कैलकुलेशन होती है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, फिर इसके बोनस ओवर टाइम ऐड करके ग्रॉस सैलरी के बाद डिडक्शन होती है, जैसे टैक्स की डिडक्शन वगैरह, और फिर उसके बाद नेट पे है जो एम्प्लॉय को पे की जाती है। इसे कहते हैं सैलरी शीट। और अगर एम्प्लॉय ऑरली रेट पे काम करा ना फैक्ट्री में, तो फिर उसके साथ ऑरली रेट एग्री होता है, और फिर सैलरी शीट में एक और कॉलम ऐड किया जाता है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क। अगर मंथली बेसिस पे एम्प्लॉय काम कर रहा हो तो उसे मंथली बेसिस पे सैलरी पे होती है, जितनी छुट्टियां की उतनी डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर ऑरली रेट पे एम्प्लॉय रखा हो तो उसके हर महीने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, उसकी बेस पे पेमेंट होती है। तो उसके बाद फिर सैलरी शीट प्रोसेस हो गई और उसकी बेस पे हर एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे चले गए। अब प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं? पेरोल को वेरीफाई करने के लिए सबसे अहम प्रोसीजर होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एक एनालिटिकल प्रोसीजर होता है कंपैरिजन, प्लॉजिबल। याद रखे, रिस्क असेसमेंट में कंपैरिजन होता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में प्लॉजिबल रिलेशनशिप। तो बताइए, पेरोल में जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपैरिजन यूज करने का प्लॉजिबल रिलेशनशिप। तो सैलरीज का रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ। अच्छा, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर सुन लें। कह रहा है एक, आप इसे लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर लें। असूली तौर पे ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये रिस्क असेसमेंट है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हमें प्रोसीजर बताते हुए कभी कभी इक्का दुक्का दफा वायलेशन कर लेता है। जैसे आपको याद होगा जब फिक्स एसेट में एडिशन के डिस्पोजल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ रहे थे, उसमें उसने ऑथोराइजेशन की बात की थी कि एडिशन की ऑथोराइजेशन ले और डिस्पोजल की ऑथोराइजेशन ले।
वो इंटरनल कंट्रोल था। लेकिन हम चूंकि आपको पता है ब्लाइंडली आई कैप को फॉलो करते हैं, तो अगर एडिशंस के प्रोसीजर पूछ रहे तो फिर हमने ये नहीं सोचना कि ये रिस्क असेसमेंट, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमने कहना आई कैप ने जितने भी प्रोसीजर दिए थे सारे लिखने। तो यहाँ पे भी पहला प्रोसीजर हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, इस साल के सैलरीज एक्सपेंस को पिछले साल के साथ कंपेयर करें और क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करें कि डिफरेंस किस चीज वजह से है, अनयूजुअली अगर हाई या लो डिफरेंस है। नेक्स्ट रीजनेबलनेस टेस्ट। ये जो रीजनेबलनेस टेस्ट है ना, इसको हम कहते हैं ये प्लाजिबल रिलेशनशिप। इसमें हम देखते हैं कि क्या प्लाजिबल रिलेशनशिप, क्या हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू क्लाइंट की रिकॉर्डेड वैल्यू के इक्वल है। हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू क्लाइंट की रिकॉर्डेड वैल्यू के इक्वल है, ये देखते हैं। कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे मंथली एवरेज मंथली सैलरी से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द ईयर जो इंक्रीमेंट दिया गया है उसको ऐड करना पड़ेगा। आंसर अभी भी नहीं आएगा। ड्यूरिंग द ईयर जॉइनर्स जो हुए हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो स्टार्टअप पॉइंट ले रहे होते हैं ना, वो ले रहे होते हैं एम्प्लॉइज एज ऑन 1 जनवरी। तो जो अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, जो छोड़ के गए उनको लेस भी तो करना है। अब आंसर आएगा, नहीं अब आ जाएगा। यानी हमने कैसे एस्टिमेट किया, अब आप खुद सोचिए, पेरोल एक्सपेंस में जो टोटल एक्सपेंस है वो इसके इक्वल ही होना चाहिए कि नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बोनस रेशो 20% दिया, 25, 30% जितना भी दिया वो ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय या सॉरी उसमें ऐड बोनस, ऐड जॉइनर्स ड्यूरिंग द ईयर, लेस लीवर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये याद रखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन। प्रैक्टिस में हर ऑडिट में, तकरीबन हर ऑडिट में पेरोल के ऊपर हम इसी तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कंपेयर मंथ वाइज क्या कह रहा है, एक महीने या जनवरी, यहां पे आपने पूरे साल 2022 की सैलरी को 2021 की सैलरी के साथ कंपेयर किया। यहां पे हम 2022 में जनवरी को फरवरी, फरवरी को मार्च, मार्च को अप्रैल के साथ, कि किसी मंथ वाइज में किसी महीने में अनयूअल इंक्रीज या डिक्रीज आए उधर इन्वेस्टिगेट करें। ये हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर। अब मुझे बताइए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी? टेस्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ आते हैं। अब अगेन वैसा ही पिछले जो एरियाज हमने पढ़े ना, टेंजिबल इनटेंजिबल, उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट ऑफ दोनों थे, लेकिन वहां पे हमने अलग-अलग नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? आई कैप को फॉलो किया आपने। पेरोल शीट, सबसे पेरोल एक्सपेंस के अंदर सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सा है? इसको चेक करना ठीक बन रही है कि नहीं। सबसे पहले आप सेलेक्ट करें, साल में 12 महीने हैं, कितने महीनों की पेरोल चेक करनी चाहिए? 12 के 12 नहीं है, 100% थोड़ी का, और 11 भी नहीं, 3-4 काफी है, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर भी तो कर रहे हैं। अगर 100% टेस्ट ऑफ डिटेल ही कर लेनी है तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या फायदा? तो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे कुछ पेरोल शीट्स का, सबका नहीं, 12 का नहीं, 3-4 का। कॉस्ट, CAST, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कर, ये COST नहीं है, कॉस्ट इसका मतलब है सम करना, टोटल करना, सम करना, टोटल करें, सम करें, किस चीज को सम करें? तो पहले देख ले 12 महीनों का टोटल इनकम स्टेटमेंट के सेल्स के साथ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मार्च के महीने की पेरोल शीट उठाई तो इसमें देखें जो सारे एम्प्लॉइज का टोटल एक्सपेंस नेट पे वाला वो ठीक है कि नहीं। ये प्रोसीजर कास्ट वाला हमने और किस जगह परफॉर्म किया था, याद है? VRS में, शाबाश। एजिंग ऑफ रिसीवेबल में भी करते हैं का। तो इसके बाद रिकैलकुलेट, यानी क्लाइंट ने तो देखें, क्लाइंट के अकाउंटेंट ने तो हर एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट की है, आप कुछ एम्प्लॉइज का सैंपल लेके खुद उसकी सैलरी कैलकुलेट करें दोबारा से खुद। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले बेसिक, पहले उसके ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर से देखेंगे उसकी बेसिक सैलरी सही उठाई है, और फिर बेसिक सैलरी में अलाउंसेस ऐड कर देंगे, फिर उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे कितना बनता है। क्या आप इस काबिल हैं कि किसी भी बंदे की सैलरी बताई जाए तो आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर लें? टैक्स में सीखा है ना? हाँ। नहीं भी सीखा तो गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसमें आप मंथली सैलरी डालें तो आपको बता देता है कि इसका टैक्स कितना बनता है और हर महीने कितनी डिडक्शन होनी चाहिए। ये ठीक, हाँ ये ठीक। नेक्स्ट, चेक अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ न्यू, जो ड्यूरिंग ईयर न्यू स्टाफ आया उसका अपॉइंटमेंट लेटर चेक। क्यों? कहीं घोस्ट एम्प्लॉय तो नहीं है,
पेरोल में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो घोस्ट एम्प्लॉइज का है। घोस्ट एम्प्लॉय का मतलब फेक एम्प्लॉइज के एम्प्लॉइज एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं। भूत कौन, घोस्ट कौन होता है? जो नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। तो अब इमेजिन कीजिए कंपनी का बैंक अकाउंट है, कंपनी का कैश है, कैश उड़ के कहीं जा रहा है, कहां जा रहा है समझ नहीं आ रही, तो ये किधर जा रहा है? घोस्ट एम्प्लॉइज। होता क्या है, जो फैक्ट्री मैनेजर ना, फैक्ट्री मैनेजर, उसकी फैक्ट्री में 100 बंदे काम कर रहे हैं, वो 110 बंदों का रिकॉर्ड बना के बेचता है। 10 एम्प्लॉइज फेक होते हैं, 10 एम्प्लॉइज फेक होते हैं। उनकी सैलरी प्रोसेस होके तो उनके अकाउंट में वो असल में उनको नहीं ट्रांसफर हो रही 10 घोस्ट एम्प्लॉइज को, वो उस फैक्ट्री सुपरवाइजर को ट्रांसफर हो रही है, जिसको वो अपॉइंट किया, जिसने वो सैलरी शीट बनाई। तो इसीलिए हम ये दो काम करते हैं। एक, जितने भी नए एम्प्लॉइज आए हैं उनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने उनको अपॉइंट किया कि नहीं किया। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है तो उसने उसे इंटरव्यू करके उसको अपॉइंट किया होगा। और दूसरा, जो नया स्टाफ होता है उसको हम फिजिकली वेरीफाई भी करते हैं। ये आपकी एक अजीब एग्जांपल है, वरना इससे पहले हमने सीखा था कि सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, लेकिन हम एम्प्लॉइज को भी फिजिकली वेरीफाई करते हैं, ये देखने के लिए कि पेरोल शीट में जितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं, खासतौर पे न्यू वाले, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। जी क्या, तो कोई बात नहीं, हम कौन सा अगले दिन घर चले जाए, हम तो 3 महीने उधर ही हैं, 3 महीने की छुट्टियों मिलती हैं, तो फिर इसको बुला लेंगे, उसके पीछे चले जाएंगे, वेरिफिकेशन जरूर करने। जी ये क्लियर हो गया। ये कैंसर अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ न्यू स्टाफ क्यों चेक कर रहे हैं? ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि उसके साथ जो उसका पे रेट था वो क्या एग्री हुआ है, और ये भी कंफर्म हो जाए कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नॉलेज में है कि न्यू एम्प्लॉइज पे रोल पे ऐड हुआ है, और वेदर एम्प्लॉय एग्जिस्ट चेक कर लें, रियल एम्प्लॉय है कि नहीं। ये है पे रोल के प्रोसीजर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? सेल्स एंड परचेज के सब्सटेंटिव प्रोसीजर, पेरोल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक्सपेंसेस के, और ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। चैप्टर 12 खत्म। सरप्राइज सर, अच्छा बताएं आज के लेक्चर में कोई मुश्किल चीज है तो पूछ लें। क्या चीज? वही क्वेश्चन। रिकैलकुलेशन का मतलब ये है कि सैलरी शीट लेके एम्प्लॉइज की सैलरी को हम खुद कैलकुलेट करेंगे दोबारा, ये देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एम्प्लॉय का बोनस ज्यादा कैलकुलेट किया गया है या उसकी टैक्स की डिडक्शन कम हुई है। आप कहते हैं ना, केस स्टडी में एक हमने स्टडी किया था कि क्लाइंट का सॉफ्टवेयर वो गलत था और उसने टैक्स को अंडरस्टेट किया हुआ था, और हमने कहा था ये मिस स्टेटमेंट है, और इसका इफेक्ट किसके साथ कंपेयर किया था? मिस स्टेटमेंट है, टैक्स अंडरस्टेट किया ना क्लाइंट ने। याद है वो क्वेश्चन जिसमें क्लाइंट ने टैक्स की कैलकुलेशन अंडरस्टेट थी, कम थी, और क्लाइंट ने वादा किया था मैं अगले महीने जमा करवा दूंगा। किया था भाई, किया था। तो उसमें जो टैक्स की अंडरस्टेटमेंट थी, मिस्टेक, उसे किसके साथ कंपेयर किया था ये डिसाइड करने के लिए कि मटेरियल है कि नहीं किया था। ये क्वेश्चन था कौन सा? वर्धा वाला सर। वर्धा वाला नहीं था, वर्धा वाला कोई केस स्टडी नहीं है हमारे पास। प्यारे भाई नहीं, उसमें केस स्टडी, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम 2 में मेरा पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। सैम्पलिंग का देखिए, सैम्पलिंग का तो नहीं है, नहीं। अब ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आगे लेक्चर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब आपने, हाँ ये क्वेश्चन था एक, वॉल्यूम 2 किधर है? वॉल्यूम 2 देखिए। नहीं, रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी, कोई नहीं, ढूंढते देख। गंदी बात सुन लोगे। कौन सा था? आर्टिफिशियल कौन सा? और ये नहीं है,
क्वेश्चन किया था तो ढूंढे ना उसको, क्यों नहीं ढूंढे? अब वो चैप्टर 8, मुझे लगता है चैप्टर 8 में था, वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 या 9 में से। चैप्टर 9, हाँ ये चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 1 टीपीएल वाला। टीपीएल इसमें कह रहा है दे आइडेंटिफाइड एन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ मंथली टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। तो ये एरर कैसे आइडेंटिफाई किया उसने भला? जो क्लाइंट ने टैक्स की कैलकुलेशन की थी उसे हमने दोबारा चेक किया। ये है रिकैलकुलेशन जो आप पूछ रहे हैं भाई, रिकैलकुलेशन। और इसमें अमाउंट जो थी उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया था? मटेरियलिटी लेवल के साथ। गलत, यही सुनना चाह रहा था इतनी देर से। हमने इस केस में मिस स्टेटमेंट की अमाउंट को मटेरियलिटी के साथ कंपेयर नहीं किया था, वो इमटेरियल है, बल्कि हमने से कहा था डायरेक्ट मटेरियल है ये। क्यों? क्वालिटेटिवली, याद है? और इसमें फिर उसने कहा था मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, सैंपलिंग, और डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। हमने उसे एक लगाई, हमने कहा सैंपलिंग जब करते हैं तो मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करके कंपेयर करना होता है, डायरेक्ट नहीं करना होता। ये किधर है भाई, किसकी थी भाई? समझ, रिकैलकुलेशन समझ आ गया क्या है? कि सैलरीज को दोबारा से कैलकुलेट करना। अच्छा आप मुझे ये बताइए, चैप्टर 10 क्लियर है? क्लोज कर दें इसको, क्लोज। सेकंड लेक्चर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा अब सुन लें, अब आपका वो चैप्टर जो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन, और सबसे कम वक्त में हम इसको कवर करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में। अच्छा जितना मर्जी फुड़का लें, 1 मिनट में फिर भी नहीं फुड़कता। जितना मर्जी चैप्टर फुड़काने की कोशिश कर लें, 1 मिनट में फिर भी नहीं। तो इसका मतलब है 1 मिनट में अगर मैंने कहा ना कि कवर करेंगे, तो इसके पीछे रीजन कोई और है, फुड़काना रीजन नहीं है भाई। फुड़का क्या भाई, 5 दिनों का काम है, फुड़काना हो तो 3 दिन तो लगेंगे, 2 दिन तो लगेंगे। 1 मिनट में थोड़ी फुड़केगा। नहीं अभी शुरू नहीं किया, अभी नहीं। 1 मिनट, ये मजे की बात थी कि कंफर्म क्वेश्चन आई कैब का चैप्टर 11 में से, और चैप्टर 11 1 मिनट में करने का तरीका सुन लें। लेकिन अटेंटिव होके सुनेंगे तो फिर बताऊंगा, नहीं बताऊंगा आज ही, बेफिक्र है। आज बताऊंगा तो दोपहर को केस स्टडी डिस्कस करेंगे ना, दोपहर को केस स्टडी डिस्कस करेंगे तो घर जाके असाइनमेंट करने के काबिल होंगे ना। कौन सी असाइनमेंट? ये वाली असाइनमेंट 5A to 5B नहीं है, 5A to 5D है। 4 केस स्टडीज है। वॉल्यूम 1 चैप्टर 11, वॉल्यूम 1 लिखे तो वॉल्यूम 1 नहीं होगा, वॉल्यूम 1। अच्छा आप सुने, 1 मिनट में कैसे इसको कवर करना है हमने? नहीं, चैप्टर ये लिखना है नंबर 11 इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 2। अभी बात पूरी नहीं। इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, सुना नहीं कभी अभी प्लस चैप्टर नंबर 10। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऐड कर रहा हूं इसमें। चैप्टर नंबर 12 में सारा चैप्टर नहीं, चैप्टर 2 में सारा चैप्टर नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स ऑफ। आपको याद है उन एग्जाम्पल में हमने 3-4 दिन लगाए थे, याद है? और अगर आप उन एग्जाम्पल का रेफरेंस देखें ना तो वाईकैप की बुक में था भी नहीं। आगे कहा था आगे चल के आ गया ना, अब आगे चल के आ गए। अब जो आगे चल के आने थे ना वो अब आ गए। तो क्यों मैंने उधर 3-4 दिन लगाए थे? क्या इस चैप्टर के लिए? ये बात सुनने के लिए नहीं कि आप उस वक्त सर फुड़का दिया, इसलिए ताकि उस वक्त तसल्ली से कर लें, हम तसल्ली से डिस्कस कर लें
यहां पे आपको आके अब प्रेशर ना हो कि सर जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें, ना ना ना, इसलिए इजी टाइम में हमने कवर कर। वहां पे क्या किया था, चैप्टर 2 में हमने सीखा, हमने एग्जांपल सीखी थी, हमने कि किन किन सिचुएशन में रिस्क राइज होता है, याद है आपको? जब इन्वेंट्री पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा हो, अब चलिए शाबाश, इसीलिए सिखाया था ताकि आप इस काबिल हो जाए। इस काबिल हो गया, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसी से डिसाइड होगा कि आप इस काबिल हैं कि नहीं कि चैप्टर 11 कर सके। एक ही क्वेश्चन करूंगा, एक ही क्वेश्चन, अटेंटिव होके। ड्यूरिंग द ईयर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई। अच्छा, आपने नोट किया उस एग्जांपल्स में कुछ रिस्क थे डिस्क्रिप्टिव, कुछ रिस्क थे जो अमाउंट्स पे बेस कर रहे थे, जैसे टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो गई, अमाउंट पे बेस कर रहा है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो गई इन्वेंट्री या फिक्स एसेट्स, ये इसमें अमाउंट्स नहीं है, लेकिन रिस्क इसमें भी है इंपेयरमेंट का। तो कुछ रिस्क में अमाउंट्स होते हैं, कुछ रिस्क में अमाउंट्स नहीं, इसे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स भी होती है, थ्रू फिगर्स भी। कुछ रिस्क में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन से ही हम रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और कुछ जगहों पे जो कैलकुलेशंस करके रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। अब मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन रखने लगा हूं, आपने मुझे बताना है ये मैंने रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स की है कि रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। पहली चीज ये बतानी है, और दूसरी, वैसे ये ज्यादा अहम नहीं है लेकिन आपसे वैसे पूछ रहा हूं कंसर्न बिल्डिंग के लिए, और दूसरी चीज ये बतानी है कि इस इंफॉर्मेशन से रिस्क क्या आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगर आपने रिस्क सही आइडेंटिफाई कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आप चैप्टर 11 करने के काबिल हैं। अच्छा सुने, क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट आई, हमने इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर किया, पता चला इस साल पिछले साल की निस्बत 20% सेल्स कम है। इंफॉर्मेशन समझ आ गई ना क्या है? बताइए रिस्क असेसमेंट ये हमने थ्रू फैक्ट्स किया है कि थ्रू फिगर्स? थ्रू फिगर, शाबाश, इसमें अमाउंट्स यूज हुई हैं। तो कौन हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, कौन ये बताएगा कि इस इंफॉर्मेशन में रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट वैल्यूएशन, इन्वेंट्री रिस्क है, एसेट की इंपेयरमेंट, शाबाश। दूसरा, अब इन्वेंट्री अगर ऑब्सोलीट हो रही है तो जो एसेट फिक्स एसेट इस इन्वेंट्री को बना रहे हैं वो भी, हाँ शाबाश, यही देखना था मैंने कि आप कहीं अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स तो नहीं बता देते। अगर आप अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स बताते तो इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट आपने नहीं सीखी। हालांकि सेल्स की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क भी आता है इसमें, लेकिन वो इतना मेजर रिस्क नहीं है जितना ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क है, जितना इंपेयरमेंट हो फिक्स एसेट। तो अब अच्छा, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, शाम को नहीं अभी वैल्यूएशन ऑफ एक मुझे बताइए, डॉक्टर सिर्फ मर्ज बता देता कि इलाज दवाई भी देता है? तो हम सिर्फ आपको मर्ज बता के कहा था भाई ये इलाज है, ऐसे कर, और दवाई भी देता है, दवाई भी देता है, वो डॉक्टर नहीं था, उसे नहीं कहना चाहिए ना, डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। तो रिस्क आइडेंटिफाई कर, खुद बताइए, खुद। अब देखें, अब मैं आपको एग्जाम लेवल पे लेके जा रहा हूं, अगले सवाल से। एग्जाम लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्या इसके बाद हमें उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर भी बताने हैं कि नहीं? प्रोसीजर बताने हैं। अच्छा, मुझे बताइए, 2 रिस्क आपने बताए हैं, एक बताया है वैल्यूएशन ऑफ डेटर, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, एक वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट का। एरिया भी डिफरेंट, असर्शन भी डिफरेंट। रिस्क 1 में, रिस्क 2 में एरिया भी डिफरेंट, असर्शन भी डिफरेंट। बताइए इनके प्रोसीजर्स हमने इकट्ठे बता देने हैं कि अलग-अलग? इकट्ठे नहीं बताने भाई, अलग। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स अलग, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर अलग। ये बात समझ आ गई? अच्छा, मैंने नहीं सिखाया आपको भी, बताइए क्या आप बता सकते हैं, इस चैप्टर में लेवल में नहीं सिखाया आपको कि प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं? बताइए क्या आप बता सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर है? ये हाँ, एनआरवी वाले, इन्वेंट्री के अंदर एनआरवी वाले लिंक किया सिर्फ, बाकी सारे चैप्टर 10 के प्रोसीजर छाप दें। यानी रिस्क उठाया चैप्टर 2 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एग्जांपल से, प्रोसीजर उठाया चैप्टर 10 से, ये बन गया हमारा चैप्टर 11। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स,
इसके प्रोसीजर चैप्टर 11 में नहीं सिखाए? क्या आप गैस कर सकते हैं क्या प्रोसीजर आएंगे? क्या इंपेयरमेंट, शाबा इंपेयरमेंट ऑफ, क्या ये डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट के प्रोसीजर पढ़े हमने? बिल्कुल पढ़े, ठीक है, इंपेयरमेंट के प्रोसीजर। और इसमें खास तौर पे इंपेयरमेंट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या लिखनी है आपने? वैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी, और कैश फ्लो फॉर कॉस्ट भी, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट भी। भाई क्लियर हुआ? अच्छा आगे चलते हैं। ये तो इनकम स्टेटमेंट की मिसाल दी थी, बैलेंस शीट पे आ जाए। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स देख रहे हैं, डेटर्स अमाउंट्स में ज्यादा है, कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो रिस्क क्या है? पहले रिस्क की हेडिंग दे, बैड डेट, हाँ यूं या यूं कर लेंगे, ज्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स। जब आप रिस्क की हेडिंग में एरिया और असर्शन लिखते हैं ना, इसका मतलब है आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना बैड डेट भी ठीक है। आई कैप ने खुद भी एक दफा उसने इंपेयरमेंट का पूछा रिस्क केस स्टडी में, एक दफा हेडिंग दी उसने वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, और एक दफा हेडिंग दी इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, दोनों ठीक थी, इसका मतलब दोनों उसके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आप जनरल नहीं बल्कि स्पेसिफिकली एरिया और असर्शन को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूं अगर हो सके तो असर्शन रिस्क में, हमेशा रिस्क में, हर रिस्क में ऐसा नहीं होता। जैसे गोइंग कंसर्न का रिस्क है ना, उसमें आप कोई असर्शन या एरिया मेंशन नहीं कर सकेंगे। गोइंग कंसर्न तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तबाह कर देता ना, तो उसमें सिंपल हेडिंग आएगी गोइंग कंसर्न इश्यूज। लेकिन अगर कोई रिस्क एट असर्शन, जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होते हैं ना, उनमें असर्शन नहीं आएगी, वो तो जनरल हेडिंग आ जाएगी ना। लेकिन जो रिस्क एट असर्शन लेवल होते हैं ना, उन्हें हाईली रिकमेंडेड कि जनरल वर्ड के बजाय असर्शन और एरिया, इससे ना आपको लिंक बनाना आसान हो जाएगा। हेडिंग बन गई ना एक दफा, एक तो एक्सप्लेन करना भी आसान है, दूसरा हेडिंग ही आपको बता रही है कौन से प्रोसीजर लिखने हैं। वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, हेडिंग बता रही है कौन से प्रोसीजर लिखने हैं, कौन से डेटर्स के एरिया में जो वैल्यूएशन वाले प्रोसीजर थे, ठीक है। देखिए ये भाई भुड़काया नहीं, भुड़काया, वो अपनी बात कर रहा है, वो चाहे तो भुड़क गया थोड़ी देर पहले। नहीं सुन ले, एक आखिरी क्वेश्चन, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो इसका मतलब आपने चैप्टर 11 कर लिया नहीं, थोड़ा बहुत चीजें रह जाती है इसमें, थ्योरी की चीजें रह जाएंगी, केस स्टडी कर ली, और इस चैप्टर में आती केस स्टडी से। आखिरी क्वेश्चन, हमने बैलेंस शीट को देखा, पिछले साल क्रेडिटर्स ज्यादा थे, इस साल क्रेडिटर्स कम हैं। शाबाश, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स। अब ये हेडिंग बन गई ना रिस्क की, नीचे एक्सप्लेन कर लेंगे कि देयर में भी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर या क्रेडिटर्स में नॉट हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड। हेडिंग बन गई, आगे लिखना कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम में हेडिंग चाहिए होती है, कोई बता दे कंप्लीटनेस ऑफ। अच्छा, क्या ये हेडिंग खुद से बता रही है कि प्रोसीजर क्या होंगे? कौन से क्रेडिटर के एरिया में जाना है, कंप्लीटनेस के प्रोसीजर लिखने हैं। क्या प्रोसीजर थे? कट ऑफ, पेंडिंग जीआरएन, कंपेयर लिस्ट विद प्रायर ईयर, सब्सिक्वेंट पेमेंट, शाबा, वही प्रोसीजर। अच्छा अब ना नॉलेज आ गया हमारे पास, अब इसको एग्जाम में प्रेजेंट करने के असूल सुन लें। अब कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन का असूल बता रहा हूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाके इसको प्रेजेंट करें तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा, बेफिक्र रहे। सुन ले गौर से, क्या लिखा है ऊपर क्या लिखा है? नहीं अभी दिखा देते। सीखने जा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज ऑफ रिस्क असेसमेंट। क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी ऑफ रिस्क असेसमेंट। सर रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है बताएं? है सर, जिस तरह लॉ में सारी केस स्टडी का एक ही तरीकाकार था, ऑडिट में ऐसा है? नहीं, ऑडिट में हर चैप्टर की केस स्टडी का अलग तरीकाकार है। रिपोर्ट की केस स्टडी का और तरीकाकार था, उसके स्टेप्स और थे। कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी का और तरीकाकार है, उसके स्टेप्स कुछ और थे। रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी का और तरीकाकार है, इसके स्टेप्स और। गौर से सुनिएगा क्या स्टेप्स है, देखिए। कह रहा है इन एग्जाम यू मे बी गिवन फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव कहानी पैराग्राफ फॉर्म में अबाउट ऑडिट क्लाइंट, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई and describe, explain, evaluate audit risk.
आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? हेडिंग बनाओ। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट का मतलब क्या है? हेडिंग के नीचे भी एक आधा सेंटेंस लिखो, एक आधा सेंटेंस लिखो कि कैसे ये रिस्क। जैसे जब हम थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते थे तो उसमें सिर्फ थ्रेट ये लिख देते थे, दिस क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, के उसको एक्सप्लेन करते हैं, होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट बाय रिलेटिव ऑफ मिस्टर असलम क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो उसी तरह यहां पे भी हेडिंग तो लिखो, आइडेंटिफाई का मतलब हेडिंग लिखो, और डिस्क्राइब, एक्सप्लेन का मतलब क्या है? उसको एक्सप्लेन कर दो एक लाइन में। असल काम आइडेंटिफाई करना ही है। दैट इज एरिया वेयर देयर इज हाई रिस्क एंड गिव एक्सप्लेनेशन टू रिस्क, यानी बताना किस एरिया में किस दर्शन में रिस्क का एक्सप्लेन करना। ऑफन यू विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब हाउ यू वुड एड्रेस दीज ऑडिट रिस्क। प्रोसीजर, शाबाश, प्रोसीजर। और अगर जिसने चैप्टर 2 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल्स पढ़ी है, जिसने चैप्टर 10 के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े हैं, ये चैप्टर इन दोनों की रिवीजन करवाएगा, चैप्टर 11। और आपने घर जाके खुद सोचना है, अगर आप एग्जामिनर हो तो चैप्टर 10 में से क्वेश्चन बनाए सिर्फ के चैप्टर 11 में से, जो कि चैप्टर 12 के साथ साथ चैप्टर 10 के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी टेस्ट कर लेता है। सजेस्टेड अप्रोच टू सॉल्व, ये सुन लें। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, यानी इंफॉर्मेशन विच इंक्रीजेस रिस्क, वन बाय वन पढ़ते जाना केस को, रिस्क आइडेंटिफाई कर। उसने कहा इंक्रीज इन डेटर, हमने कहा रिस्क। उसने कहा डिक्रीज इन सेल, हमने कहा रिस्क। उसने कहा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर में इतना रिस्क नहीं है, डिक्रीज इन क्रेडिटर इसमें रिस्क है कंप्लीट ना, क्योंकि क्लाइंट क्रेडिटर लायबिलिटीज को अंडरस्टेट तो करेगा, ओवरस्टेट कर दे। मैंने पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स 20% इंक्रीज की, रिस्क इतना नहीं है। पिछले साल की साल सेल 20% डिक्रीज हुई, रिस्क है। फिर से बताइए, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स 1% डिक्रीज हुई, हाँ 1% से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही देखना, 1% से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 5%, 6%, 7% हो, फिर हम कहें कोई मटेरियल डिफरेंस है, थोड़ा बहुत 5-6%। फिर कह रहे जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लोगे ना, यूज योर नॉलेज ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू लिस्ट की ऑडिट स्टेप्स टू एड्रेस ईच रिस्क। अपने ये आपका टेस्ट है चैप्टर 2 का।